हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से मिडवाइफरी का चौथा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस किस एग्ज़ाम से इसमें दिया गया है। एम्स से दिया गया है, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC या फिर रेलवे का एग्ज़ाम या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। रेलवे में आप जान ही रहे हैं कि अभी वैकेंसी आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, तो उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर्स दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने रेलवे का फॉर्म भरे हैं वह भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो इससे पहले मैं 150 क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ, तो आज उससे आगे देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 151 नंबर प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्लाइंट का कौन सा स्टेटमेंट जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रिवेंटिव मेजर्स की अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है? क्लाइंट का कौन सा स्टेटमेंट जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रिवेंटिव मेजर्स की अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई शुड वियर अंडरवियर विथ ए कॉटन पैनल लाइनर। आई शुड वियर अंडरवियर विथ ए कॉटन पैनल लाइनर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड में पूछा गया है। अगला देखिए, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस महिला में मुख्य रूप से निम्न में से किस ऑर्गन में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज आर। डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स एंड ओवरीज आर एक्यूट सेल्फिंजाइटिस, ट्यूमर्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीनों होगा फ्रेंड्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड सेल्फिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी देखिए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंडीशन वेजिनल डॉग के लिए एक इंडिकेशन होती है? तो कौन सी होगी? फॉलिंग स्मेल वेजिनल डिस्चार्ज, फॉल स्मेल वेजिनल डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूटेराइन इंडोमेट्रियल टिश्यू। यूटेराइन इंडोमेट्रियल टिश्यू का यूट्रस के बाहर असामान्य वृद्धि प्रोलिफरेशन होना क्या कहलाता है? तो इंडोमेट्रियोसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडोमेट्रियोसिस से तात्पर्य क्या है? यूटेराइन कैविटी के बाहर फंक्शनल एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू का मुख्य रूप से पेल्विक एरिया में, यद्यपि यह शरीर में कहीं भी हो सकते हैं या पाया जाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक 28 वर्ष की महिला को दोनों तरफ की सेल्फेंजोउफोरेक्टोमी सर्जरी हेतु पंजीकृत किया गया है। सर्जरी के लिए इनफॉर्मल कंसेंट लेते समय किस कंसर्न को प्राथमिकता से एड्रेस करना चाहिए? तो लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स एक ब्रेस्ट मास के मरीज की केयर कर रही है। नर्स एक ब्रेस्ट मास के मरीज की केयर कर रही है। वह जानती है कि निम्न में से एक के अलावा बाकी फैक्ट ब्रेस्ट के फाइब्रोएडिमा के बारे में सही है। किसके अलावा बाकी फैक्ट जो है वो ब्रेस्ट के बारे में सही है? तो
अकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। इसके अलावा बाकी रबरी, नॉन टेंडर मास, मूव्स फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट, नो ट्रीटमेंट या एक्सीजन बायोप्सी इज यूजुअली डन। यह तीनों ब्रेस्ट के बारे में जो फैक्ट है यह सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वुमेन टू रिप्रोड्यूस इज क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन से बिना प्रोटेक्शन के 1 ईयर तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एक बच्चा कंसीव करने में असमर्थ होना या एक प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जाने में असमर्थ होना क्या जाना जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन से बिना प्रोटेक्शन के 1 ईयर तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एक बच्चा कंसीव करने में असमर्थ होना या एक प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जाने में असमर्थ होना किस नाम से जाना जाता है? तो इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है यह प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो रेलवे के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे फॉर्म भरे हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला देखिए व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन। व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फेलियर टू कंसीव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो बिफोर प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कॉमन काउज ऑफ इनफर्टिलिटी। कॉमन काउज ऑफ इनफर्टिलिटी इनटू फीमेल्स। कॉमन काउज ऑफ इनफर्टिलिटी इनटू फीमेल्स का क्या होगा? ओवरी डिस्फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कॉमन काउज क्या होगा? ओवरी डिस्फंक्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट्स फीमेल फर्टिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट्स फीमेल फर्टिलिटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। अगला है फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी को छोड़कर मेनोरोजिया, इनफर्टिलिटी या डिसमेनोरिया, यह तीनों जो है फाइब्रॉइड यूट्रस से रिलेटेड है, सिर्फ मल्टीपल प्रेगनेंसी को छोड़कर। फाइब्रॉइड काउज ऑल एक्सेप्ट, यह भी उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी एमेनोरिया को छोड़कर बाकी यह तीनों जो है इससे फाइब्रॉइड काउज हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी या एब्डोमिनल मास। द यूटेराइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विथ इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राफी। हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राफी कैन डायग्नोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सब सेरस फाइब्रॉइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फाइब्रॉइड यूट्रस इज कॉमन इन। फाइब्रॉइड यूट्रस इज कॉमन इन। फाइब्रॉइड यूट्रस किन महिलाओं में कॉमन है? तो आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष के बाद जो भी महिला होती है उनमें ज़्यादा फाइब्रॉइड यूट्रस होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेशेंट को एक लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन।
पेशेंट को एक लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर करवाना है। निम्न में से कौन इस प्रोसीजर से पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पेल्विस कितनी बोन्स से बनती है? पेल्विस कितनी बोन से बनती है? तो 4 बोन से बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन रिकेट्स डिजीज द टाइप ऑफ पेल्विस में हैव रिस्क। इन रिकेट्स डिजीज द टाइप ऑफ पेल्विस में हैव रिस्क इज कॉन्ट्रैक्टेड, ऑप्शन नंबर डी। In following which is the highest? In following which is the highest diameter of pelvis? तो एंटीरो पोस्टीरियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज बाय स्पाइनस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेबर व डिलीवरी में स्चियल स्पाइन, लेबर व डिलीवरी में स्चियल स्पाइन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि स्पाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बीच का डिस्टेंस जो होगा वह होगा द नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पेल्विक क्षमता को जानने हेतु। पेल्विक क्षमता को जानने हेतु सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे के बॉर्डर से सैक्रल बोन के प्रोमोन्ट्री के सेंटर के बीच की दूरी को मेजरमेंट क्या कहलाता है? तो डायगोनल कंजुगेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। पेल्विक इनलेट को एक सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर जिसमें एक होकर पेल्विक इनलेट का एक सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर जिसमें से होकर बर्थ के समय फिटल हेड को गुजरना क्या होता है? तो ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रू पेल्विस इज ऑल्सो नोन एज, ट्रू पेल्विस इज ऑल्सो नोन एज गैनिक्वाइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेप ऑफ गैनेक्वाइड और फीमेल पेल्विस ब्रिम इज। गैनेक्वाइड पेल्विस या फीमेल पेल्विस का शेप क्या होगा? तो राउंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी फीमेल पेल्विस फेवरेबल होती है? तो गैनेक्वाइड। नॉर्मल डिलीवरी के लिए गैनेक्वाइड जो है यह फीमेल पेल्विस फेवरेबल होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। तो इसमें बताइए कौन सा कॉमन और आइडियल पेल्विस होगा? तो ये भी इसका भी उत्तर हो जाएगा गैनेक्वाइड, ऑप्शन नंबर बी। गैनेक्वाइड पेल्विस जो है यह सबसे कॉमन और आइडियल माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक वर्णात्मक प्रकार की फीमेल बोनी पेल्विस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वर्णात्मक प्रकार की फीमेल बोनी पेल्विस नहीं है? तो ऑब्स्टेट्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा पेयर पेल्विस के बारे में सही नहीं है? निम्न में कौन सा पेयर पेल्विस के बारे में सही नहीं होगा? तो एंथ्रापॉइड जो है इसका एपे टाइप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस। हार्ट शेप्ड पेल्विस कौन सा होगा?
तो एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है यह हार्ट शेप्ड पेल्विस होता है। और फ्रेंड्स देखिए, यह प्रश्न आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रकार की पेल्विस के फीचर्स में हार्ट शेप्ड ब्रेम, नैरो फोर पेल्विस व प्रोमिनेंट स्चिया स्पाइंस तथा सुप्राप्यूबिक एंगल लेस देन 90 डिग्री युक्त स्कियाटिक नोच होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंड्रॉयड पेल्विस। अगला प्रश्न जो है यह मैच दी फॉलोइंग है। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आप लोग देखिए इसका क्या क्या होगा। इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो पहला जो एंड्रॉयड पेल्विस है match the list 1 and list 2 and select the correct answer from the code given below. तो एंड्रॉयड पेल्विस जो है इसका होगा ट्रायंगुलर, गैनेकोइड का होगा राउंड, और एंथ्रापॉइड का हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल, और पैलेटोपोलाइट का हो जाएगा ट्रांसवर्सली ओवल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। अगला देखिए, द शेप ऑफ द ब्रीम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस। द शेप ऑफ द ब्रीम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज ओवल। The following pelvis is usually associated with transverse arrest. एंड्रॉयड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। The pelvic shape has the poorest progress from vaginal delivery. The pelvic shape has the poorest progress from vaginal delivery. एंड्रॉयड ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की पेल्विस में दोनों तरफ की अला अनुपस्थित होती है? तो रॉबर्ट्स पेल्विस में दोनों तरफ की अला अनुपस्थित होती है। अगला है सूचर। सूचर जो पैराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन के टेबुलर पोर्शन से सेपरेट करता है क्या कहलाता है? सूचर जो पैराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन के टेबुलर पोर्शन से सेपरेट करता है क्या कहलाता है? लैम्डोइडल सूचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीटल स्कल में ब्रैगमा के केंद्र से गर्दन की घाटिका तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फीटल स्कल में ब्रैगमा के केंद्र से गर्दन की घाटिका नेप ऑफ नेक तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर्स। द सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर्स कितना? 11.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज मेंटो वर्टिकल। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज मेंटो वर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल बायपैराइटल डायमीटर। नॉर्मल बायपैराइटल डायमीटर मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटल हेड इज 9.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, इंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज, इंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जब ऑसिपुट सीधी सैक्रम की ओर होती है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे डायरेक्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, कौन सी फीटल पोजीशन, कौन सी फीटल पोजीशन बर्थ या वेजिनल डिलीवरी के लिए सबसे अधिक फेवरेबल होती है। तो कौन सा फीटल पोजीशन सबसे अधिक फेवरेबल होगा, वर्टेक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लेबर के शुरुआत में फीटस की कौन सी प्रेजेंटेशन सबसे अधिक कॉमन होती है। लेबर के शुरुआत में फीटस की कौन सी प्रेजेंटेशन सबसे अधिक कॉमन होगी, तो वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स, वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स क्या होता है। फीटस इज ऑब्लिक, फीटस इज ऑब्लिक इज यूट्रस, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। हेड इज टुवार्ड्स मदर पेल्विस। वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स हेड इज टुवार्ड्स मदर पेल्विस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। 200 प्रश्न आज हम कवर कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न सब अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।